तुम्हें भी क्या दुनिया में बस यही आदमी मिला था शादी करने के लिए? वो वहां से साइड हो गई। अब क्योंकि अरमान समझ चुका था कि उसके इस तरह से खींचकर ले जाने की वजह से आस्था बेहोश हो गई थी, तो फटाफट से उसने आस्था को गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ निकलने लगा। ये नजारा देखकर ना चाहते हुए भी एक बार फिर रश्मि के होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वहीं आस्था जो बेहोशी में थी, उसे ये सब अनकंफर्टेबल कर रहा था, लेकिन अरमान को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त एक जोड़ी आंखें गुस्से और नफरत से उसे घूर रही थी। अरमान जैसे ही उन नजरों के सामने से गुजरा, वो आदमी जो अब तक एक वार्ड के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, वो अपनी आंखों में नफरत लिए सामने आ गया। तो यही है अरमान सिंघानिया की खूबसूरत बीवी, जिसे अरमान ने सबसे छुपा कर रखा है। ये वीर रायचंद था, जिसने पिछली रात गुस्से में खुद को जख्मी कर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू माँ, आपने मुझे हाथों में पट्टी करने के लिए यहाँ भेजा, वरना मुझे मेरे दुश्मन की बीवी का दीदार करने का मौका ही नहीं मिलता। ये कहते हुए वीर अपने हाथ में बंधी पट्टी पर हाथ फेरने लगा। वो अभी अरमान की बाहों में पड़ी आस्था को देख रहा था। उसे देखते ही वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। वो नफरत से बोला, क्या किस्मत है इस इंसान की, दुनिया भर की दौलत है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं इसे, अब सबसे खूबसूरत औरत भी इसी के पास है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इससे इसकी सारी दौलत तो छीनूंगा ही, और साथ ही इसकी खूबसूरत बीवी को भी छीन लूंगा। आज आस्था को देखते हुए वीर रायचंद कुछ अलग ही प्लान बनाने लगा। नफरत और मुस्कुराहट की मिलावट अपने चेहरे पर लिए वो अरमान के पीछे निकल गया। वहीं दूसरी ओर अरमान ने आस्था को बड़े ही आराम से पीछे वाली सीट पर बैठा दिया और खुद उसके बराबर में आकर बैठ गया। फिर ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर ले चलो। आस्था पहले से अब काफी हद तक ठीक थी, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। वो अरमान की ओर तिरछी नजर से देखते हुए सोच रही थी, क्या मुझे इस खड़ूस से पूछना चाहिए कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था? नहीं, अगर मैं इससे कुछ भी सवाल करूंगी तो पक्का ये मुझे कुछ ना कुछ उल्टा जवाब ही देगा। इससे अच्छा है कि मैं घर जाकर ध्रुव जी से पूछ लूंगी, या आकाश भैया, सुमित भैया से पूछ सकती हूँ। ये सोचते हुए वो एक बार फिर अपने कान्हा जी को याद करने लगी। गाड़ी में बैठने के बाद अरमान अपना फोन निकालकर अपनी मीटिंग्स की टाइमिंग चेक करने लगा, क्योंकि उसने अपनी मीटिंग्स की टाइमिंग रात के 2 बजे के बाद रखने को कहा था। अरमान मन ही मन बोला, इस लड़की को घर छोड़कर मुझे अपने फार्म हाउस जाना होगा। अरमान ये सोचते हुए ड्राइवर की ओर देखकर बोला, गाड़ी तेज चलाओ। आज अरमान को अपने कुछ स्पेशल लोगों से फार्म हाउस मिलने जाना था। अरमान सिंघानिया ने अपना फार्म हाउस शहर से काफी दूर बिल्कुल सुनसान जगह पर बनवाया था, जो बड़ा ही खूबसूरत था। वहां पर अरमान सिंघानिया के अलावा सिर्फ उसके दोस्त और भाई ही आ सकते थे। इसके अलावा किसी को भी उस अनजान जगह के बारे में दूर दूर तक पता नहीं था। अब जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, आस्था जो कि बेख्याली से बैठी हुई थी, अचानक से उसका सिर आगे वाली सीट पर लग गया। आउच! अरमान को लगा कि शायद आस्था की तबीयत फिर खराब न हो जाए, इसीलिए उसने आस्था के कंधों को पकड़कर उसका सिर उठा लिया। आस्था अपना सिर मसल रही थी। अरमान ने सख्त आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जैसे ही अरमान ने सख्त आवाज में ये पूछा, आस्था उसे गुस्से से घूरने लगी। कहीं ना कहीं अरमान की वजह से ही उसे चोट लगी थी। उसने अरमान को कोई जवाब नहीं दिया। आस्था से कोई जवाब नहीं मिलने पर अरमान और भी ज्यादा इरिटेट हो गया और गुस्से में बोला, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मैंने पूछा तुम ठीक हो? अभी भी आस्था चुप थी, क्योंकि उसका अरमान से बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो अरमान से कोई भी बात करे।
इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन जब 2 बार पूछने पर भी आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया तो अरमान चिढ़ गया, क्योंकि उसे इस तरह से किसी के नखरे उठाने की आदत नहीं थी। उल्टा उसके एक हुक्म पर सारे काम चुटकियों में हो जाते थे। इसीलिए उसे आस्था भी उसकी एक सर्वेंट ही लगती थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।